को अब से और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात के साथ साथ महिला सशक्तिकरण का एक अनूठा संदेश भी आज इस मंच से देखने को मिलेगा। बरेका ग्राउंड में इस समय हजारों की संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। इन महिलाओं की पृष्ठभूमि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण से मजबूत हुई ये महिलाएं हैं, क्योंकि इस सम्मेलन के आयोजन से लेकर इसकी पूरी व्यवस्था का जिम्मा महिलाओं के ही कंधों पर था। तो एक तरह से इतने बड़े आयोजन को सफल बनाने में अग्रणी महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री के 20 घंटे के इस प्रवास में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री काशी को 6000 करोड़ रुपए की तकरीबन 163 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, तो वहीं बरेका ग्राउंड में जहां इस समय प्रधानमंत्री मौजूद हैं, नारी शक्ति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस नारी शक्ति सम्मेलन में इन महिलाओं को जब आप देख रहे हैं, उनका उत्साह देखिए, और ये उत्साह एक तरह से एक धन्यवाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि अगर हम बनारस और बनारस के आसपास के ज़िलों की बात करें, वहाँ पर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, तो एक बड़ा बुनकर समाज, हथकरघा समाज, ये वो समाज है जिसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा शामिल है। कुटीर उद्योगों में महिलाएं शामिल हैं। ऐसे में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। ड्रोन दीदियां यहाँ पे शामिल होंगी, लखपति दीदियां यहाँ पर मौजूद होंगी, आंगनवाड़ी महिलाएं यहाँ पर मौजूद होंगी। ये तमाम वो महिलाएं हैं जो ग्रामीण भारत की सामाजिक, आर्थिक, पूरी अर्थव्यवस्था को, सामाजिक ताने बाने को स्वस्थ और दुरुस्त रखने में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। अवधेश जी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। अवधेश जी, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, एक जैसे होता है ना कि स्फुलिंग, आप देखिए क्या दृश्य है ये। मतलब इस प्रकार की सभाएं जिसमें प्रधानमंत्री जाते हो, केवल महिलाएं ही हैं, और आप देखिए सभी के हाथ में एकदम आधुनिक अपग्रेडेड जो है, जो आज के समय का अद्यतन मोबाइल है, और सब उसी ढंग से उपयोग कर रही हैं। तो एक दृश्य है, इसमें सामान्य मैं समझता हूं कि किशोरावस्था से लेकर और बुजुर्ग महिलाएं तक हैं, और जैसे आपने कहा अलग अलग क्षेत्रों की महिलाएं हैं। और वाराणसी तो एक सेंटर है, वहाँ की संस्कृति का, कला का, विज्ञान का, सबका सेंटर है। तो ये अद्भुत दृश्य है। मुझे नहीं लगता है कि भारत के विपक्ष ने कल्पना की होगी कि हम रोक देंगे तो वो धीरे धीरे मतलब एक महिलाओं के सांस्कृतिक और राजनीतिक पुनर्जागरण की दृष्टि से एक आंदोलन में परिणत हो जाएगा। ये कल्पना नहीं रही होगी, क्योंकि ये दृश्य देखने के बाद एक उत्साह तो पैदा होता ही है कि हमारे देश की महिलाओं के नेतृत्व को उभरने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन साथ ही साथ अंदर एक भाव भी पैदा होता है। अवधेश जी, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं, और देश की महिलाओं ने संसद तक जिन जनप्रतिनिधियों को पहुंचाया, ये सोचकर पहुंचाया कि जब वो हक और अधिकारों की बात करेंगे तो उसमें महिला हक और अधिकार भी शामिल होंगे और उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। शायद उस प्राथमिकता की वो मांग करती हैं, और जब चुनावों में उनकी मांगों को प्राथमिकता दी जाएगी, इस तरह का आश्वासन अगर नेता देते हैं तो वो संसद तक दिखना चाहिए था। जो संसद में 33% महिला आरक्षण कानून को अमल में लाने के लिए जो संशोधन लेके आए गए, उन पर विपक्ष ने एक तरह से नकारात्मक एक उनकी सोच थी जो उन्होंने पास नहीं किया। देखिए, पहले दिन से हम लोग बात करते रहे हैं, 1996 से मुझे याद है कि बाहर अवश्य बात करते थे, लेकिन कोई इस बिल को पारित करना नहीं चाहता था। सभी दलों के सांसदों में यही भाव होता था कि अगर ये पास हो गया तो अनेक नेताओं को घर बैठ जाना पड़ेगा। इसी भाव से इसको आज रोका जाता रहा है। अभी भी तर्क दिया जाए, लेकिन यही भाव आ रहा है। उसी का रास्ता निकाला गया कि भाई ठीक है, 543 आपका रहने देते हैं। इसका जब जो बढ़ जा रहा है, जो 275 सीटें बढ़ाई जा रही है, उसको आरक्षित कर देते हैं, उसको भी रोका गया है। देखिए, इस समय करीब 40 लाख हमारे देश में ऐसी महिलाएं हैं जो स्थानीय निकायों में चुनाव जीतकर आकर और भारत में नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं।
उनके अंदर वो भाव पैदा हुआ है। अवधेश जी, जब प्रधानमंत्री इस समय जब महिलाओं के बीच में शामिल हैं तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिख रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई हैं, अदिति टंडन, एसोसिएट एडिटर द ट्रिब्यून। अदिति जी, बहुत बहुत स्वागत है। अदिति जी, अगर आप अपने भी टीवी स्क्रीन पे इन दृश्यों को देख रही हैं तो इस समय प्रधानमंत्री वाराणसी में हजारों की संख्या में इस पंडाल में महिलाएं मौजूद हैं, जहां प्रधानमंत्री इन महिलाओं से संवाद करेंगे। नारी शक्ति सशक्तिकरण को लेकर प्रधानमंत्री के संवाद में ऐसा माना जा रहा है, ये अनुमान लगा रहे हैं हम भी कि महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित उस बिल और किस तरह से ये बिल आने वाले समय में महिलाओं को और मजबूत करने जा रहा है, उसका जिक्र जरूर होगा। जाहिर तौर पर उसका जिक्र लाजमी भी है, क्योंकि हमने देखा कि अभी पीछे जो विशेष सत्र बुलाया गया था बिल पास करने के लिए, उसमें क्या हुआ। आपके गेस्ट पहले ही बोल चुके हैं इस बारे में। जो महत्वपूर्ण बात यही है कि अब जो नैरेटिव्स की लड़ाई शुरू हो गई है, प्रधानमंत्री ने देश के नाम संदेश भी दिया बिल गिरने के अगले दिन। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि उन्होंने महिला आरक्षण को इतनी गंभीर और इतना महत्वपूर्ण विषय समझा कि उन्होंने इस मुद्दे पर राष्ट्र को संबोधित किया। हमने पहले देखा है कि राष्ट्र को संबोधित किन किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने किया है। तो ये जो उनका एक डिसीजन था, ये अपने आप में पॉलिटिकल सिंबोलिज्म में एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि हमारे लिए महिला सशक्तिकरण और महिला रिजर्वेशन एक पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, हमारी कन्विक्शन की बात है। और ऐसा प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में भी कहा। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही, वो उन्होंने सिग्नल उसी दिन दे दिया था कि इस मुद्दे को भाजपा घर घर तक ले जाएगी। उन्होंने इनफैक्ट कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उस बिल के गिरने के बाद, उसमें तमाम मंत्रियों को ये संदेश दिया कि आप लोग अपने अपने प्रदेश में अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर गांव तक जाएंगे और ये संदेश देंगे कि हमने कोशिश की थी अपनी तरफ से 33% आरक्षण को लागू करने की, लेकिन किन वजहों से वो नहीं हो पाया। तो अब क्या है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री आज वाराणसी में महिलाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। इसका अपना भी बहुत बड़ा एक महत्व है, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और मुझे लगता है करीब 50,000 महिलाएं वहां इस वक्त एकत्रित हैं और तमाम सेगमेंट से महिलाएं आई हैं। तो प्रधानमंत्री का मुझे ऐसा अनुमान है कि संदेश यही होने वाला है कि चाहे जो हो जाए, वो अपनी टर्म में 33% की जो आरक्षण का प्रॉमिस है उसको पूरा करके रहेंगे। और ये हम जान रहे हैं कि 1996 से लेकर आज तक महिला आरक्षण का जो विधेयक है उसने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है। और ऐसा भी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने वर्बल सपोर्ट नहीं दिया है। हमने देखा है कि HD देवेगौड़ा जी की सरकार में पहला मसौदा तैयार हुआ बिल का, उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने इसको पारित करने की कोशिश की। भाजपा ने हमेशा इस बिल का समर्थन किया, हर हाउस में, राज्यसभा में, लोकसभा में। आपको याद है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में कोशिश हुई, राज्यसभा में पास हो गया, फिर लोकसभा में फेल हो गया। जहां इनके अपने यूपीए के अपने अलाइज ने इस बिल को गिराया, उसमें समाजवादी पार्टी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और मुझे लगता है आज वाराणसी की धरती से प्रधानमंत्री सपा पर एक बहुत बड़ा कटाक्ष करने वाले हैं, क्योंकि जब जब महिला आरक्षण की बात हुई है, सपा उसके खिलाफ खड़ी हुई नजर आई। अदिति जी, महिला आरक्षण कानून को लेकर एक लंबे समय से चर्चा होती रही। हालांकि 2023 में ये संसद से पारित हुआ है, लेकिन उससे पहले जब जब चर्चा होती थी तो इस कानून को लेकर जो बातचीत होती थी उसमें यह माना जाता था कि एक खास वर्ग तक सीमित इसकी चर्चा रहती थी, यानी कि एक पढ़े लिखे वर्ग तक, अर्बन जो सिटीज़ हैं उन तक, राजनीतिक परिवारों की महिलाओं तक ये सीमित होता था। क्या आपको लगता है कि पिछले 20 सालों में और 2023 के बाद, इसके पारित होने के बाद, अब प्रधानमंत्री ने इसके संदर्भ में, इसकी परिभाषा में एक बड़ा बदलाव किया है, जब इसे घर घर तक यानी ग्रामीण भारत तक पहुंचाने की एक मुहिम ली है? अदिति जी, आप हमारे साथ हैं? जी बिल्कुल, आपको सुन रहा है? जी, आप सुन पा रही हैं? जी, मैं सुन पा रही हूँ।
मैं बस ये कह रही थी अदिति जी, क्या आपको ये लगता है कि महिला आरक्षण कानून की बात जब पहले भी होती थी पिछले 20 सालों में, तो सीमित रहती थी कुछ खास राजनीतिक परिवारों के बीच में, उनके हित अहित को ध्यान में रखकर, या पढ़ी लिखी महिलाओं के बीच में, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस बार ये प्रण लिया है कि महिला आरक्षण कानून को लेकर वो घर घर तक लेके जाएंगे, हर महिला के जहन में इसके लिए एक जागरूकता होनी चाहिए, वो एक नई परिभाषा देना है इस पूरे कानून को। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जब इस बिल का समर्थन में अपना वक्तव्य दिया तो उन्होंने ये बहुत बढ़ चढ़कर बोला कि किस तरीके से आजकल पंचायत लेवल पर और स्थानीय निकाय लेवल पर महिलाओं का नेतृत्व उभर कर आ रहा है। और ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि तमाम पॉलिटिकल कंसेंसस के बाद 1992 में, आपको याद होगा, कि 73rd अमेंडमेंट पास हुई, जिससे 33% सीट्स पहली बार महिलाओं के लिए पंचायत लेवल पे आरक्षित हुई। हमने बाद में देखा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जैसा कि आपने कहा, ये बोलती रही कि ये जो महिला आरक्षण का बिल आया है, इसके आने से क्या होगा कि पॉलिटिकल डायनास्टीज की महिलाएं ही आगे आ पाएंगी। देखिए, कुछ हद तक उसमें सच्चाई है, क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे हैं, अभी तक हम यही देख रहे हैं कि जो सशक्त परिवार हैं पॉलिटिकली, उन्हीं की महिलाएं आप देखने को पाते हैं। जैसे कि आप पार्लियामेंट में देख रहे हैं, प्रियंका गांधी हैं, वो वायनाड से एमपी है, सुप्रिया सुले हैं, वो एनसीपी एसपी चीफ की डॉटर हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हरसिमरत बादल है, जो भी अकाली दल की एक बहुत बड़ी फैमिली से आती हैं। यही वजह है कि विश्व पटल पर स्थापित करने वाले हम के आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी का आज इस कार्यक्रम में सबकी तरफ से वंदना पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। इसी के साथ स्वागत माननीय राज्यपाल महोदया का, स्वागत माननीय सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री नितिन नवीन जी का, स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का, और मंच पर उपस्थित सभी मातृशक्तियों को प्रणाम करते हुए मैं अनुरोध करती हूं श्रीमती पूनम मौर्य जी से, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत और प्रथम पंक्ति की अपनी बहनों से, कि ओडीओपी के अंतर्गत कास्ट कला का जो अनपढ़ उदाहरण है, ये हम बहनों द्वारा बनाया हुआ संसद का चित्र माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रदान करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध, इस सम्मान को ग्रहण करने का। बहुत करतल ध्वनि से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। महिला शक्ति को प्रणाम करते हुए द्वितीय पंक्ति में बैठी अपनी सभी बहनों से अनुरोध करती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को काशी की कला संस्कृति के अभिन्न अंग, ये देवी स्वरूपा जो एक मुखौटे के रूप में है, ये मुकुट उन्हें हम सब की तरफ से प्रदान करके हमारे द्वितीय पंक्ति की ये बहनें पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं, वंदन कर रही हैं। इसी के साथ हमारी तृतीय पंक्ति की बहनें जो बनारस की स्वयं सहायता समूह की हैं, जिन्होंने बनारस की आन बान शान और ओडीओपी की बनारसी साड़ी को, जिस पर जीआई टैग से आलोकित जरदोजी की कढ़ाई से नए संसद भवन की आकृति पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करके हम सब उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। इसी के साथ महिलाओं के उत्थान के लिए सदैव लगी रहने वाली हमारी सामाजिक कार्यकर्ती बहनें, जिनमें श्रीमती मीना त्रिवेदी, श्रीमती मीना सिंह और डॉक्टर मोहिनी झंवर, ये हम सब की तरफ से जीआई टैग में शामिल प्रस्तर कला का अद्वितीय उदाहरण, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसकी प्रतिमा माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रदान करेंगी। हमारी ये बहनें श्रीमती मीना त्रिवेदी, मीना सिंह और मोहिनी झंवर, आज हम सब अभिभूत हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने बीच पाकर, और एक एक करके सभी उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। इसी क्रम में मैं
चिकित्सक वर्ग से डॉक्टर इंदु सिंह, प्रोफेसर मालिका तिवारी और डॉक्टर श्वेता सिंह से अनुरोध करूंगी कि पंचमुखी गणेश की प्रतिमा हम सबकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करके एक बार पुनः आप सबकी करतल ध्वनि के बीच उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। ये हमारे चिकित्सक बहनें महिलाओं को उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी जानकारियां देती हैं, उन्हें स्वस्थ और रखने का प्रयास करती हैं। इसी के साथ मंच पर आएंगी डॉक्टर यमुना शुक्ला, डॉक्टर नीरजा माधव और आनंद प्रभा तथा संगीता कपूर। आप प्रधानमंत्री जी द्वारा काशी को विश्व के सबसे बड़े घाट के रूप में दिए गए नमो घाट के स्मृति भेंट करके हम सब की तरफ से उनका स्वागत करेंगी, अभिनंदन करेंगी। ये हमारी साहित्यकार, प्रिंसिपल, लेखिका और सीए बहनें हैं और कहते हैं एक शिक्षित नारी पूरे समाज को, पूरे देश को शिक्षित करती है। इसी के साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर उनका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करती हूं। मैं अनुरोध करती हूं माननीय जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती पूनम मौर्य जी से कि वो आए और स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें। श्रीमती पूनम मौर्य जी। भारत माता की, भारत माता की। विशाल महिला सम्मेलन में आज के इस अवसर पर विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी का, महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का, आदरणीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी का, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का और मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट महानुभाव और सामने बैठी हुई सभी माताओं बहनों का मैं हृदय के गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। आज काशी की हर महिला आपको केवल देश के नेतृत्व के रूप में नहीं बल्कि परिवार के उस संरक्षक के रूप में देख रही है जिसने हमारी रसोई से लेकर हमारे आत्मसम्मान तक की चिंता की है और पिछले दशक में नारी शक्ति को उस विकास शिखर पर पहुंचाया जहां से हम बेखौफ होकर प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। आपकी दूरदर्शी सोच ने हमें केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार स्तंभ बनाया है और गृह लक्ष्मी के रूप में वह असली सम्मान वह बुनियादी जरूरतें प्रदान की जिन्हें दशकों तक अनदेखा किया जा रहा था। आज काशी की बहनें आर्थिक स्वतंत्रता और स्वाभिमान महसूस कर रही हैं। वह आपकी उस तपस्या का फल है जिसमें आपने एक बड़े भाई और बेटे की तरह हमारा हाथ पकड़कर हमें आत्मनिर्भरता की नई पहचान दी है। मोदी जी ने काशी का कायाकल्प किया है। उसने हमारे लिए रोजगार और सम्मान के अनंत अवसर प्रदान किए और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि काशी की महिला शक्ति आपके विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपके इस असीम प्रेम के लिए हम सदैव ऋणी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच व दृष्टिकोण को गति बनाकर उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाकर विकास की धारा को शिखर तक ले जाने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करती हूं कि आएं और अपना उद्बोधन प्रेषित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की, माता अन्नपूर्णा की, माता अन्नपूर्णा की, नमः पार्वती पतिये हर हर।
नए भारत के निर्माता, विश्व के सबसे लोकप्रिय जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा के माननीय सांसद माननीय श्री नितिन नवीन जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष वाराणसी श्रीमती पूनम मौर्य जी, आज के इस नारी बंधन सम्मेलन में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, काशी के प्रत्येक क्षेत्र से आई हुई सभी उपस्थित बहनें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही काशी में आज नारी वंदन सम्मेलन में मैं प्रदेश की आधी आबादी की ओर से पूरे प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का परिणाम है कि आज हम सब नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। ये नया भारत न केवल भौतिक विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, बल्कि समग्र विकास की उस अवधारणा को साकार करते हुए विरासत से विकास की उस नई यात्रा के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को पूरा कर रहा है, जो वास्तव में भारत की एक नई पहचान दिलाने वाला है। हम सब इस बात को जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस बात को कहा कि देश के अंदर 4 ही जातियां हैं और उन 4 जातियों में हमारा समग्र समाज समाहित होता है। उनमें से उन्होंने एक कही थी नारी, एक गरीब, एक युवा और एक अन्नदाता। कितने विराट विजन के अनुरूप इन चारों तबकों को, जो समग्र समाज की और समग्र राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें भारत की राजनीति का एजेंडा बना करके प्रत्येक योजना का लाभ उन लोगों के साथ जोड़ते हुए उनके आर्थिक स्वावलंबन, उनके सम्मान, उनकी सुरक्षा और एक दूरदृष्टि सोच के माध्यम से नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का विजन प्रधानमंत्री जी ने जो दिया, वह हम सबको प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। हम सब काशीवासी हैं। काशी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बिंदु प्राचीन काल से रही है, लेकिन काशी के बारे में जो धारणा थी, वह धारणा जिस रूप में बदलती हुई दिखाई दे रही थी, पिछले 11-12 वर्ष में पूरी दुनिया की दृष्टि पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना। काशी जिस शिव की, बाबा विश्वनाथ की शाश्वत चेतना का केंद्र बिंदु था, वह फिर से काशी विश्वनाथ धाम के रूप में हम सबको देखने को मिला है।
और आज हम सब इस बारे में देखते हैं कि विरासत और विकास का वह अद्भुत समन्वय न केवल काशी में, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के अंदर हम सबको उसी जीवंतता के साथ दिखाई दे रहा है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी से प्रारंभ किया। आज पूरे देश के अंदर वह हम सबको दिखाई दे रहा है। जिस काशी ने भारत की सनातन परंपरा को जीवंतता प्रदान की, भारत की आत्मा को अपने भीतर सजोए, वे वही काशी आज एक नए कलेवर के रूप में दुनिया के सामने हम सबको दिखाई दे रही है। आज जब यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हम सबके बीच में इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे संसद में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11-12 वर्ष में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी सुरक्षा के लिए जिस अभियान को अपने हाथों में लिया था, लाभार्थी परख योजना के साथ साथ अब वह देश के कानून निर्माता के रूप में देश के लिए कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण पहल को आगे बढ़ा सकें। एक समय सीमा के अंदर 2029 में उन्हें यह अधिकार प्राप्त हो और देश की विधायिका में, देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में उन्हें 33% आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो और उनका प्रतिनिधित्व हो। उसको रोकने की जो कुछ सी साजिश विपक्ष ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, इंडी गठबंधन ने किया है, उसके खिलाफ देश के अंदर आक्रोश की प्रतिध्वनि के रूप में आज हमें आधी आबादी के मन में वह आक्रोश झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस आक्रोश की अभिव्यक्ति एक और विपक्ष के नकारात्मक रवैये के खिलाफ वह अभिव्यक्ति हम सबको सुनाई देती है, तो दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करके उनके स्वागत के लिए उमड़ी हुई ये बहनें इस बात की गवाह भी देती हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री जी के प्रत्येक विजन के साथ आधी आबादी पूरी मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बात को जानते हैं, काशी ने पिछले 11-12 वर्ष में एक लंबी दूरी तय की है। इस दौरान काशी को विकास की जिन नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, इनमें 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं अब तक काशी के अंदर जमीनी धरातल पर उतरी हैं। 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं काशी के अंदर वर्तमान में चालू स्थिति में है और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी 6,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और उनका शिलान्यास करके काशी को एक नई सौगात विकास की परियोजनाओं के माध्यम से आज प्रदान करने के लिए काशी में आज की इस महिला नारी वंदन सम्मेलन के माध्यम से आज यहां पर हम सबके सामने उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर जिनके मार्गदर्शन में नए भारत का दर्शन हम सबको देखने, अपनी आंखों में उसको देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, उसको महसूस करते हुए हम गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। आज इस सम्मेलन के अवसर पर मैं एक बार फिर से जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश विकास के प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है, समग्र विकास की उस अवधारणा को साकार कर रहा है। क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या आधी आबादी, इन सभी के उन्नयन के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज काशी में यह नारी गरिमा के प्रतीक नारी वंदन का यह सम्मेलन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत और अभिनंदन के लिए यहां पर उत्सुक है। भीषण गर्मी के बावजूद 3 बजे से ही यहां पर ये बहनें यहां पर उपस्थित हो गई थीं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पूर्वोत्तर भारत के दौरे के उपरांत
बंगाल के चुनाव के दौरे और सिक्किम के दौरे के बाद सीधे काशी में, अपनी काशी में आए हैं। आज यहां पर आपके साथ संवाद करने, मां गंगा और मां अन्नपूर्णा के साथ साथ बाबा विश्वनाथ को नमन करने के लिए आज यहां पर आए हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पहली बार काशी में पधारे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन जी। मैं इस अवसर पर काशी वासियों की ओर से और खासतौर पर काशी की इन बहनों की ओर से, उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भी और आदरणीय राज्यपाल जी का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। काशी के हर घाट में संस्कृति और इतिहास, हर कण में आध्यात्म और मोक्ष की नगरी संस्कार, और इस संस्कारों की नगरी में ये देदीप्यमान पूरा मंच जिसमें उपस्थित हैं माननीय सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री नितिन नवीन जी। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ उनको उनके उद्बोधन के लिए आपकी जोरदार करतल ध्वनि के मध्य आमंत्रित करती हूं। आज वाराणसी की इस पवन धरा पे उपस्थित होकर काशी वासियों के साथ इस पवित्र बाबा विश्वनाथ की नगरी में अपनी उपस्थिति दर्ज करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं तमाम काशी वासियों का भी अभिनंदन करता हूं। आज मंच पे उपस्थित इस नारी वंदन सम्मेलन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और ऐसे शख्सियत जिन्होंने नारी को सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान की जिंदगी देने का संकल्प लिया है, वैसे अपने प्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आपके प्रिय सांसद आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं अभिवादन करता हूं। मंच पर उपस्थित महामहिम राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन जी, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के रूप में विकसित करने वाले योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती पूनम मौर्य जी, आज का दिन मेरे लिए भी विशेष है। मैं माताओं और बहनों को केवल काशी के इस भूमि में नमन ही नहीं करता, काशी की इस भूमि पर आपका अभिनंदन करता हूं। काशी केवल एक शहर या भूगोल का हिस्सा नहीं, ये अनादि अनंत संस्कृति का वो जीवंत चेतना है जिसमें युगों युगों से भारत को ज्ञान, शक्ति और भक्ति की राह दिखाई है। इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं। जिस प्रकार मां गंगा सदियों से इस धरा को अपने ममत्व और निर्मल जल से सींचती रही हैं, मैं यहां पर उपस्थित अपनी माताओं और बहनों को और देश की सभी माताओं बहनों के उस संघर्ष, परिश्रम और आत्मबल के कि जिस आत्मबल से उन्होंने परिवार का, समाज का और इस देश के को जीवंत सींचने का और इसके संस्कृति को बढ़ाने का आपने नेतृत्व दिया है। काशी की इस पवित्र धरा को, जहां देवी अहिल्याबाई होलकर की इस महान संकल्प को देखा है, जिन्होंने अपनी अटूट श्रद्धा और प्रशासकीय दृष्टिकोण से इस मंदिर की नगरी की रक्षा और पुनर्निर्माण किया, मैं उनको भी आज नमन करता हूं। मित्रों, यहां पर मेरी बड़ी संख्या में आई हुई माता बहनों के चेहरे को मैं देख रहा था, किस प्रकार से वो अपने प्रिय नेता को अपने बीच पाकर हर्षोल्लासित थी। मैं मानता हूं मां बहनों के आज जिस प्रकार से उपस्थिति दर्ज हुई है, वो कहीं न कहीं आज ही के दिन मैं उनको इस बात को भी याद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं उस पुण्य आत्मा को नमन करता हूं जिसने ऐसे यशस्वी पुत्र को जन्म दिया,
जिन्होंने केवल अपनी माता का ही सम्मान और की चिंता नहीं की, देश के करोड़ों माता बहनों को सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान से जीवन दिया है और उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। ऐसे अपने प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने महिलाओं के जीवन में, आधी आबादी के जीवन में जो बदलाव लाया है, मैं देख सकता हूं पिछले 1 दशक से अधिक जब हम इस देश में मां बहनों को योजनाओं के ही नहीं, उनके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आए, उसको आपने नेतृत्व दिया। और आज महिलाएं केवल समाज को जोड़ने के साथ साथ एक निर्णायक नेतृत्व दे रही हैं, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आज देश की महिलाएं, आज जब पूरा हिंदुस्तान महिला नेतृत्व को आगे देखना चाहता है, उसका भी संकल्प जिस प्रकार से आपने लिया है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस संकल्प की सिद्धि की ओर आप इसको लेके चलेंगे। आज हिंदुस्तान जब एग्रीकल्चर से लेकर एआई तक आगे बढ़ रहा है, आज जब आप पूरे इस देश को केवल वुमेन डेवलपमेंट के लिए नहीं, वुमेन लेड डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। और आज आपके उस विचार से पूरा देश की आधी आबादी अपने आप को स्वाभिमान और समृद्धि के साथ आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही है। मैं आज यहाँ पर उपस्थित आधी आबादी के अपनी माता बहनों को मैं उन चीजों को जरूर स्मरण करना चाहता हूं जिन्होंने पिछले 1 दशक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अनेकों योजनाओं की सौगात इस देश को दी, चाहे वो प्रधानमंत्री शौचालय योजना हो, उज्ज्वला योजना हो। मैं मानता हूं कि इन सारी योजनाओं में जिस प्रकार की संवेदना उनके अंदर थी, वो संवेदना भारत की आधी आबादी और नारी को सम्मान दिलाता है। चाहे उज्ज्वला योजना से जब उन्होंने माता बहनों के आंसुओं को पोंछने का काम किया, प्रधानमंत्री जी ने शौचालय योजना से मां बहनों के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम किया। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूं कि अगर लखपति दीदी योजना आपने लाया, तो लखपति दीदी योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास आपने किया है, उसका निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। जब पिछले कुछ वर्षों से हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर देखते हैं कैसे हमारी माता बहनें सेना और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों की अगुवाई कर रही हैं, ये दिखाता है कि आपने केवल महिलाओं को सशक्त नहीं किया है, एक नेतृत्व भी प्रदान किया है। और विकसित भारत के संकल्प को 2047 का आपने देखा है, उसमें महिलाएं कैसे अग्रणी भूमिका में आए, इस दिशा में आपने लगातार कदम उठाया है। आज महिलाएं आईटी सेक्टर से लेकर ओलंपियाड तक कैसे नेतृत्व दे रही हैं, खेल से लेकर रिसर्च के क्षेत्र में किस प्रकार से प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ये आपके नेतृत्व का परिफल है प्रधानमंत्री जी। मैं देख रहा था बहुत सारी हमारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं, जिस प्रकार से बहनों के अंदर उत्साह दिख रहा था। आपने बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की योजनाओं से जिस प्रकार से महिलाओं और पुरुष के रेशियो को आपने मजबूत करने का काम किया, उससे आज मेरी बहनें आत्मनिर्भर भी बन रही हैं और साथ ही साथ अपने आप को सशक्त रूप से इस देश के सही नागरिक के रूप में आगे काम कर रही हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, नारी शक्ति को जो उड़ान देने का आपने जो शक्ति प्रदान करने का जो योजना लिया, भरसक ये योजनाओं को विपक्ष के साथियों ने रोकने का प्रयास किया है, पर हम जानते हैं आपने जब जब इस देश के लिए कोई संकल्प किया है, उस संकल्प को सिद्धि में आपने पहुंचाया है। इस देश गवाह है कि जब आपने ट्रिपल तलाक की योजना ली, तो महिलाओं के सम्मान का जो विषय हो सकता था, उस सम्मान को देने का काम जब आपने किया, तो देश की आबादी ने आपको आशीर्वाद दिया है प्रधानमंत्री जी। मैं मानता हूं कि आज इस बिल के माध्यम से भले ही कुछ आंकड़ों के आधार पर यह रुका जरूर है, पर हम मानते हैं आपने संकल्प किया है तो आप इसको निश्चित रूप से पूरा भी करेंगे। आज देश की आबादी में जिस प्रकार से महिलाओं का योगदान, उनका सहयोग मिल रहा है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में आपकी सोच का परिणाम निश्चित रूप से नारी बहनें सशक्त होंगी और आत्मनिर्भर बनकर आगे बढ़ेंगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आज इस काशी की नगरी पे आकर मैं आज उसकी पुरानी विरासत को भी मैंने देखा है, किस प्रकार से गलियों का ये शहर था, आज ये शहर पूरा विकसित शहर के रूप में दिख रहा है। इसके सांस्कृतिक विरासत को जिस प्रकार से आपने पुनः
जीवित किया है, पुनर्स्थापित किया है। एक एक सनातनी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है जब वो काशी की नगरी में आता है। मैं काशी की इस पवित्र नगरी पर आप सभी का अभिवादन भी करता हूं और साथ ही साथ जय मां गंगे की इस नगरी को नमन करता हूं। जय बाबा विश्वनाथ, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपके शब्द, आपकी प्रेरणा निश्चित रूप से हम सब झांसी की रानियां हैं और देश को जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम सब देश के लिए तन मन धन से समर्पित रहेंगे। बहुत जोरदार तालियों से एक बार पुनः मंच का अभिवादन। और अब मैं मनसा वाचा कर्मणा के भाव के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी प्रयास करके वाराणसी को एक आध्यात्मिक केंद्र व जन कल्याण का एक वैश्विक मॉडल बनाया। इसी क्रम में मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आज भी इस मंच से रिमोट के द्वारा बटन दबाकर 6,330 रुपए से ज्यादा की 163 से अधिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास अपने कर कमलों के से करने की कृपा करें। ये वृहद निवेश काशी की बुनियादी संरचना के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन सुगमता के दर्शन को चरितार्थ करता हुआ काशी वासियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाएगा। बहुत बहुत आभार। करतल ध्वनि से हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। अब आइए काशी में रेलवे से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर आधारित ये एक लघु फिल्म देखते हैं। अनंत, अनादि, अविनाशी काशी, जहां पुरातन और नूतन, परंपरा और आधुनिकता एक साथ समाहित है। यहाँ के यशस्वी सांसद और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत आज वाराणसी तेजी से विकसित बनते भारत का प्रतिबिंब है। अनवरत विकास की इसी कड़ी में रेल कनेक्टिविटी को नई गति देने के लिए करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ के लोगों को वाराणसी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन का उपहार मिल रहा है, जिसमें गंगा जी पर बनने वाला नया रेल कम रोड ब्रिज शामिल है, जो रामनगर को सीधे नेशनल हाईवे नंबर 19 से जोड़ देगा और जिससे व्यापार और पर्यटन की राहें भी आसान होंगी। इसके साथ ही
कनेक्टिविटी की ये नई राह उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र को जोड़ रही है, क्योंकि भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या और बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी के लोगों को मिल रहा है 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उपहार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुभारंभ हो रही अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जोड़ेगी वाराणसी को पुणे से और अयोध्या को सीधे मुंबई से। किफायती, सुरक्षित और आरामदायक सफर के साथ ही आधुनिक सुविधाओं से लैस ये दोनों ट्रेन पर्यटन और समृद्धि के नए अवसर लाएंगी। विरासत का सम्मान, विकास का संकल्प। डबल इंजन सरकार के द्वारा काशी और उत्तर प्रदेश के विकास को यूं ही गति मिलती रहेगी। हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत जोरदार करतल ध्वनि के साथ। और अब काशी के इस पावन धरा पर जिन योजनाओं परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है उन पर आधारित ये शॉर्ट फिल्म। मां गंगा के किनारे बसी अविनाशी काशी, ये विश्व की प्राचीनतम जीवंत नगरी, संस्कृति और आध्यात्म का एक प्रमुख केंद्र है। काशी के कायाकल्प और इसके सर्वांगीण उत्थान के लिए काशी के सांसद और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों से यहाँ निरंतर विकास की एक नई गंगा प्रवाहित हो रही है। आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा काशी को विकास की अभूतपूर्व सौगात मिल रही है। लगभग 1050 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 50 परियोजनाओं का लोकार्पण और 5280 करोड़ रुपए की लागत से 113 परियोजनाओं का शिलान्यास संपन्न हो रहा है। यातायात को सुगम बनाने के लिए पांडेपुर से रिंग रोड और दौलतपुर काली मंदिर से आजमगढ़ रोड तक मार्ग चौड़ीकरण और सुंदरीकरण का कार्य 280 करोड़ की लागत से पूर्ण हुआ है। इसी श्रृंखला में लाट भैरव रेल ओवरब्रिज और बाबतपुर चौबेपुर ओवरब्रिज अब जनमानस के लिए समर्पित है, जो शहर की रफ्तार को नई गति प्रदान कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए 36वीं वाहिनी पीएसी में अत्याधुनिक बैरक का निर्माण सुनिश्चित किया गया है। आध्यात्मिक चेतना के केंद्रों का पुनरुद्धार माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है। संत कबीर प्राकट्य स्थली, नगवा स्थित संत रविदास पार्क का जीर्णोद्धार, सारनाथ के सारंगनाथ मंदिर का सुंदरीकरण और चंद्रावती घाट का निर्माण काशी के पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। बेटियों के सुंदर भविष्य और आत्मनिर्भरता के लिए विकास खंड अराजी लाइन में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का नया शैक्षणिक ब्लॉक और छात्रावास तैयार है। नगर क्षेत्र के 23 विद्यालयों को स्मार्ट क्लास से सुसज्जित करके उनका पुनर्विकास किया गया है, ताकि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अधिकार सुनिश्चित हो सके। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में भी छात्रावासों के जीर्णोद्धार से युवाओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। साथ ही युवाओं के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से यूपी कॉलेज में नवनिर्मित हॉकी टर्फ खेल के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने का आधार बनेगा। स्वस्थ काशी समृद्ध काशी के संकल्प के साथ रामनगर में 100 बेड का वृद्धाश्रम और चोलापुर में 50 फील्ड हॉस्पिटल की सुविधा तैयार है और श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय में लगभग 320 करोड़ की लागत से बन रहा 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं में मील का पत्थर साबित होगा। हर घर में शुद्ध जल पहुंचाने की दिशा में 30 से अधिक गांवों में नई पाइपलाइन बिछाई गई है। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भगवानपुर में 55 MLD क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और भेलूपुर में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से काशी अब ग्रीन एनर्जी की ओर अग्रसर है। आज जिन 113 परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, वे काशी के भविष्य को और उज्जवल बनाएंगी। इसमें गंगा नदी पर 2460 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाला भव्य सिग्नेचर ब्रिज शामिल है, जो रेल और सड़क परिवहन के क्षेत्र में एक
इंजीनियरिंग मिसाल होगा। 80 घाट पर मैकेनाइज्ड पार्किंग, नए विद्युत उपकेंद्र और नगर निगम के एकीकृत कार्यालय से प्रशासनिक व्यवस्था और नागरिक सुविधाएं अत्याधुनिक होंगी। साथ ही काशी को लेगेसी वेस्ट यानी दशकों से जमा कचरे के पहाड़ों से मुक्त करने की दिशा में 50 करोड़ से अधिक लागत की परियोजना से 12 लाख टन कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण किया जाएगा। काशी के विस्तार के साथ अब नए शामिल हुए 25 वार्डों के हर घर तक नगर निगम की गाड़ी पहुंचेगी। आज 150 नए ई-वाहनों को हरी झंडी दिखाई जा रही है, जो प्रदूषण मुक्त सफाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही 20 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले 6 नए ट्रांसफर स्टेशनों के बाद सड़कों पर कहीं भी ओपन डंपिंग साइट नहीं बचेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और तकनीक, हर क्षेत्र में काशी आज नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। विकास की इस अद्भुत यात्रा के लिए हम समस्त काशी के वासी अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय से आभारी हैं। और ये आभार एक बार पुनः व्यक्त सबके करतल ध्वनि के माध्यम से। और आइए, चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में मील का पत्थर बन रहे सोवा रिगपा प्रणाली का एक देखते हैं इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से। भारत, ज्ञान की भूमि, सभ्यता को दिशा देने वाला राष्ट्र। यही वो धरा है जहां विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों ने विश्व को शिक्षा दी। इसी ज्ञान धारा से हिमालय की गोद में विकसित हुई एक अद्भुत चिकित्सा पद्धति सोवा रिगपा। सोवा अर्थात उपचार और रिगपा अर्थात विज्ञान, चिकित्सा का विज्ञान। आयुष परिवार में सोवा रिगपा सिस्टम को शामिल किया गया है। आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। इसके बाद सोवा रिगपा आयुष परिवार का 6ठा सदस्य हो गया है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार इस अमूल्य विरासत को केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान के माध्यम से नई पहचान दिला रही है। ये संस्थान आज परंपरा और आधुनिकता के अद्वितीय संगम के रूप में उभर रहा है, जो तिब्बती और हिमालयी बौद्ध संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ उसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में स्थापित करने का सशक्त माध्यम बन चुका है। ये संस्थान केवल एक शिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि एक समग्र चिकित्सा धाम है। इसके केंद्र में निहित है सोवा रिगपा की प्राचीन निदान पद्धति, एक ऐसी समग्र चिकित्सा दृष्टि जो हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों और बौद्ध करुणा से समृद्ध है तथा शरीर, मन और चेतना के संतुलन को समझती है। इसके मूल आधार में है भैषज्य गुरु, उपचार बुद्ध, जो रोग को केवल शारीरिक विकार नहीं बल्कि जीवन ऊर्जा के असंतुलन के रूप में देखते हैं। इस संस्थान की शिक्षा पद्धति जो प्राचीन परंपरा के साथ आधुनिक जो ढांचा है, यूनिवर्सिटी का ढांचा है, उस पद्धति में डाल करके बच्चों को शिक्षित करना जो है इस संस्थान का उद्देश्य रहा है। 27 एकड़ में फैला यह हरित परिसर 5 संकायों, 12 विभागों और 5 शोध इकाइयों के साथ ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, जहां अस्पताल और मेडिकल कॉलेज साथ साथ संचालित होते हैं। यहां विद्यार्थी नाड़ी विज्ञान की सूक्ष्मता, औषधीय वनस्पतियों की शक्ति और आधुनिक शोध की दृष्टि को एक साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। इसी ज्ञान के आधार पर संस्थान का सोवा रिगपा चिकित्सालय प्रतिदिन 250 से अधिक मरीजों को उपचार प्रदान करता है। वर्ष 2024 से 25 में यहां 35,000 से अधिक रोगियों का सफलतापूर्वक उपचार किया गया। इस समृद्ध ज्ञान परंपरा को सहेजने का दायित्व निभाता है शांत रक्षित पुस्तकालय, जहां 87,000 से अधिक पुस्तकें और दुर्लभ पांडुलिपियां सुरक्षित हैं, जो सदियों की बौद्धिक विरासत को जीवंत बनाए रखती हैं। साथ ही हर्बल गार्डन और फार्मास्यूटिकल इकाई में हिमालयी जड़ी बूटियों से पारंपरिक औषधियां तैयार की जाती हैं।
जो इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाती हैं। – 2021 से नीट के माध्यम से प्रवेश ने सोवा रिगपा को राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा प्रणाली से सशक्त रूप से जोड़ दिया है। स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों के साथ ये संस्थान आज परंपरा और आधुनिकता के अद्भुत संगम का जीवंत प्रतीक बन चुका है, जहां ज्ञान केवल सिखाया नहीं जाता बल्कि नई दिशा में विकसित भी किया जाता है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूथोग सोवा रिगपा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की नवनिर्मित बहुमंजिला इमारत का लोकार्पण कर इसे राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। इस नए भवन में सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति पर आधारित आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। 10,970 वर्ग मीटर में बना ये 45 बेडेड अस्पताल उच्च चिकित्सा उपकरण, आधुनिक प्रयोगशालाएं, पारंपरिक शोध की समृद्ध परंपरा और विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित है, जो स्वास्थ्य, शोध और मानव सेवा में नई संभावनाओं के द्वार खोलकर विश्व को नई दिशा देगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में ये भारत की प्राचीन चिकित्सा परंपरा को उसका योग्य स्थान दिलाने का सशक्त प्रयास है। यूथोग सोवा रिगपा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय। बहुत जोरदार करतल ध्वनि के साथ एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन। और अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं 3,21,813 दुग्ध उपभोक्ताओं को बनास डेयरी की ओर से उनका बोनस उनके खातों में रिमोट का बटन दबाकर ट्रांसफर करने की कृपा करें माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अन्नदाता की समृद्धि का संकल्प आज उत्तर प्रदेश के हर किसान के चेहरे पर मुस्कान की वजह बन रहा है। उत्तर प्रदेश की इसी मिट्टी पर लिखी जा रही है किसानों की समृद्धि की एक नई कहानी। आज बनास डेयरी के साथ उत्तर प्रदेश में करीब 4 लाख दुग्ध उत्पादक जुड़े हुए हैं। कानपुर, लखनऊ और वाराणसी के आधुनिक प्लांट्स आज प्रतिदिन 25 लाख लीटर दूध को किसानों की प्रगति में बदल रहे हैं। साथ ही बलिया, अलीगढ़, मोदीनगर और गोगा में मिल्क पैकिंग स्टेशनों के माध्यम से गुणवत्ता और विश्वसनीयता का नया मानक तय किया गया है। 58 जिलों में फैला यह नेटवर्क आज लाखों ग्रामीण परिवारों की आय का सबसे मजबूत जरिया बन चुका है। विज्ञान और पशुपालन के मिलन से अब किसान की आय बढ़ रही है। वाराणसी की एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक की सफलता से पशुपालन में एक नई क्रांति आ चुकी है। उन्नत नस्ल से होगा रिकॉर्ड दूध उत्पादन, जो किसान की समृद्धि का आधार बनेगा। आज हर महीने 5,000 मैट्रिक टन उत्तम पशु आहार की आपूर्ति के साथ पशुओं की सेहत और किसानों की बरकत दोनों सुनिश्चित किए जा रहे हैं। आलू की खेती जैसी नई शुरुआत से अब किसानों को कमाई के अतिरिक्त और बेहतर अवसर मिल रहे हैं। बनास डेयरी अब लक्ष्य 2033 की ओर बढ़ रही है, जहां प्रतिदिन 1 करोड़ लीटर दूध और 10 लाख किसानों की खुशहाली से एक नया इतिहास रचा जाएगा। पूर्वांचल से 25 लाख लीटर दूध और 3 लाख किसानों की भागीदारी ये सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, ये एक क्रांति है। बनास डेयरी द्वारा बागपत में प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग क्षमता से सुसज्ज एक विशाल प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिससे हजारों परिवारों के जीवन में समृद्धि आएगी। तरक्की की रफ्तार अब और तेज होगी। साल 2024-25 में 2,139 करोड़ रुपए दूध उत्पादकों के बैंक खातों में दिए गए। और आज उत्तर प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 105 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोनस मिलने जा रहा है। बनास डेयरी अब सिर्फ एक डेयरी नहीं, यह उत्तर प्रदेश के करोड़ों अन्नदाताओं की आशा, आत्मनिर्भरता और विश्वास का प्रतीक है। ग्रामीण उत्थान का यह नया अध्याय आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि की गारंटी है।
बनास डेयरी, समृद्ध किसान, सशक्त उत्तर प्रदेश। हम सबकी तरफ से कोटिशाह आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है क्षेत्रीय व अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना, और ये परिवर्तन परिवहन क्षेत्र में जिसको गति देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनसे उनका भारत जोड़ो का सपना भी साकार होता हुआ दिखता है। मैं आपसे सादर अनुरोध करती हूँ कि हरी झंडी दिखाकर पुश पुल तकनीक से लैस 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना करने की महती कृपा करें, जो चलेंगी बनारस से पुणे, बहुत जोरदार तालियों से आज इस नई सौगात का भी हम सब हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बनारस से पुणे तथा अयोध्या से मुंबई, ये दोनों अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, आज हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। मनसा वाचा कर्मणा के भाव के साथ आपके सभी प्रयासों ने वाराणसी को एक आध्यात्मिक केंद्र व जन कल्याण का एक वैश्विक मॉडल बनाकर विश्व पटल पर इसको स्थापित कर दिया है। हम सब आपके अटूट संकल्पों की पुष्टि में तन मन धन से आपके साथ हैं। आइए आप सभी की करतल ध्वनि के साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बड़े ही सम्मान के साथ उनसे अनुरोध करती हूं कि आज इस महिला सम्मेलन को अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान करें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, संसद में मेरे साथी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी, उत्तर प्रदेश से सांसद और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष श्रीमान पंकज चौधरी जी, जिला पंचायत अध्यक्षा बहन पूनम मौर्य जी, मंच पर उपस्थित काशी की महिला पार्षद और ग्राम प्रधान, अन्य जनप्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में यहां पधारी मेरी माताएं, बहनें और बेटियां, आप सबको नमस्कार। साथियों, हमारी काशी माता श्रृंगार गौरी, माता अन्नपूर्णा, माता विशालाक्षी, माता संकटा और मां गंगा ऐसी दिव्य शक्तियों की भूमि है। ऐसे में आप सभी बहनों बेटियों के इस समागम ने इस अवसर को बहुत दिव्य बना दिया है। हम काशी के ई भूमि पर आप सब माई बहन के, काशी के बिटियन के प्रणाम करत है। साथियों,
आज का ये अवसर नारी शक्ति के वंदन और विकास का उत्सव तो है ही। थोड़ी देर पहले ही यहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें काशी में हर प्रकार के विकास से जुड़ी परियोजनाएं हैं। साथ ही काशी और अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले काम भी है। कुछ देर पहले 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। काशी से पुणे और अयोध्या से मुंबई, ये दोनों अमृत भारत ट्रेनें यूपी और महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी। अब मुंबई पुणे सहित पूरे महाराष्ट्र के लोगों को अयोध्या धाम और काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने का एक और आधुनिक विकल्प मिल गया है। मैं इस शुभ आरंभ के लिए देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, भारत को विकसित बनाने का मिशन अनवरत चल रहा है। और जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो उसका सबसे मजबूत स्तंभ भारत की नारी शक्ति है। आज इस कार्यक्रम में आप सभी बहनों बेटियों से एक महायज्ञ की शुरुआत के लिए आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया हूं। काशी के सांसद के तौर पर, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे देश हित के एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और ये बड़ा लक्ष्य है लोकसभा, विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना। अभी कुछ दिन पहले सपा और कांग्रेस जैसे दलों की वजह से हमारा ये प्रयास संसद में सफल नहीं हो पाया। लेकिन मैं आप सभी बहनों को फिर से भरोसा देता हूं, आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। साथियों, घर में महिला के सशक्त होने से पूरे परिवार को ताकत मिलती है। इससे समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। अतीत में बहनों बेटियों को बहुत संघर्ष करना पड़ा है। काशी की आप बहनों ने भी कई तरह की मुश्किलें देखी हैं। आपने भी कितनी ही चुनौतियों का सामना किया है। बेटियों को अक्सर अनेक प्रकार के सवालों से गुजरना पड़ता था। तुम ये करके क्या करोगी? तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तू का करवू? तोहे का जरूरत है? तू चुप रह, ये काम तो से ना हो पाई। और कई बार तो सवाल भी नहीं पूछे जाते थे, सीधे फरमान सुनाया जाता था, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। साथियों, ऐसी परिस्थितियां सिर्फ काशी की बहनों के लिए रही हो ऐसा नहीं है। देश की अधिकतर बहन बेटियों के ऐसे अनुभव रहे हैं और इसको
सहज मान लिया जाता था। इसलिए मैं जब 25 साल पहले गुजरात में मुख्यमंत्री बना था तो सबसे पहले मैंने ऐसी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया। उस दौरान बेटियों के लिए समर्पित 2 बड़ी योजनाएं शुरू की गई थी। एक थी शाला प्रवेशोत्सव, स्कूल में बच्चियों का एडमिशन, ताकि बेटियां ज्यादा संख्या में स्कूल पहुंचे, बीच में ही उनका स्कूल न छूटे। और दूसरी थी मुख्यमंत्री कन्या केळवणी निधि, ताकि बेटियों की फीस में उनकी मदद की जा सके। साथियों, तब से लेकर आज तक हमारी सरकार की नीतियों में निरंतर महिला कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 2014 में आपने हमें सेवा का अवसर दिया तो देश में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, इज्जतघर बने, 30 करोड़ से ज्यादा बहनों के बैंक खाते खुले, 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों में बिजली का कनेक्शन दिया गया, 12 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल पहुंचाया। यानी अनेक बड़ी योजनाओं के केंद्र में बहनों बेटियों को रखा गया। साथियों, 2 साल पहले यहां बनारस में सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ा बहुत बड़ा अभियान चलाया था। उस समय एक ही महीने में यहां काशी में 27,000 बेटियों के सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाए थे और हर बेटी के बैंक खाते में 300 रुपये भी ट्रांसफर किए गए थे। बेटियों की शिक्षा में और बेहतर भविष्य में सुकन्या समृद्धि योजना बड़ी भूमिका निभा रही है। इस योजना से बेटियों की पढ़ाई को बल मिला है और मुद्रा योजना से बेटियों की कमाई सुनिश्चित हुई है। वहीं मातृवंदन योजना और आयुष्मान भारत योजना से बहनों बेटियों की दवाई का इंतजाम किया गया है। साथियों, पढ़ाई, कमाई और दवाई के साथ ही करोड़ों बहनों के नाम पर पहली बार कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है। पीएम आवास योजना के ज्यादातर घर भी बहनों के नाम पर होते हैं। आज हमार माई बहन सही में अपने घर का मलकिन बनत हैं। साथियों, हमारी सरकार का पूरा जोर बहनों की सुविधा और सुरक्षा पर रहा है। यही 2 चीजें हैं जो सशक्तिकरण की नींव मजबूत करती है। आपने यहां यूपी में अपनी आंखों के सामने हालात बदलते देखे हैं। कुछ साल पहले तक जब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यूपी में बेटियों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन अब बीजेपी सरकार में बेटियों के विरुद्ध गलत सोच रखने वाला अच्छे से जानता है कि उसका अंजाम क्या होगा। साथियों, भारतीय न्याय संहिता ने भी बहनों बेटियों को सुरक्षा का नया भरोसा दिया है। इसके तहत महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराधों में तेजी से फैसले आने लगे हैं। इसी प्रकार महिला थानों और परामर्श केंद्रों का नेटवर्क भी निरंतर बढ़ रहा है। आज यहां भी एक महिला पुलिस चौकी और परामर्श केंद्र के भवन पर काम शुरू हुआ है। ऐसे कदम बेटियों को सुरक्षा की गारंटी देते हैं। साथियों, जब महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ती है
तो घर में उनकी आवाज भी उतनी ही बुलंद हो जाती है। इसलिए सुविधा और सुरक्षा का विश्वास देने के साथ साथ हमने बहनों की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया है। बीते 11 वर्षों में देश की करीब 10 करोड़ बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़ी गई है। काशी की भी 1.25 लाख बहनें ऐसे समूहों से जुड़ी है। इन समूहों को लाखों रुपए की मदद मिल रही है, जिससे बहनें अपना काम कर रही है। ऐसे ही प्रयासों से अब तक 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। 3 करोड़ लखपति दीदी। और इसमें बनारस की भी हजारों बहनें शामिल है। साथियों, लखपति दीदी अभियान को गति देने में हमारे डेयरी सेक्टर की भी बड़ी भूमिका है। यहां बनास डेयरी से जुड़ी लाखों बहनें बहुत ही शानदार काम कर रही है। आज इन बहनों को बोनस के रूप में 106 करोड़ रुपए सीधे मिले हैं। मैं इन सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं काशी में डेयरी सेक्टर से जुड़ी महिलाओं से कहूंगा, अभी तक शुरुआत भइल हो। बनारस बड़ी, बनारस डेयरी बड़ी और ई बोनस भी बढ़त जाए। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार बहनों को आत्मनिर्भर भी बना रही है और विकसित भारत बनाने के लिए चल रहे अभियान का नेतृत्व भी दे रही है। डिजिटल पेमेंट्स को आगे बढ़ाने में हजारों बैंक सखियों की बड़ी भूमिका है। बीमा और इंश्योरेंस से जुड़े काम को बीमा सखियों का नेतृत्व मिल रहा है। प्राकृतिक खेती के काम को आगे बढ़ाने में कृषि सखियों की बड़ी भूमिका निभा रही है और खेती में जो ड्रोन क्रांति आ रही है उसका नेतृत्व भी हमारी नमो ड्रोन दीदियां ही कर रही है। बीते दशक में बेटियों के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना में नए अवसर मिले हैं। पहली बार सैनिक स्कूलों और डिफेंस एकेडमी के दरवाजे भी बेटियों के लिए खोले गए हैं। यानी बीजेपी एनडीए सरकार का मतलब ही है नारी का सशक्तिकरण, नारी का उत्थान, नारी का जीवन आसान। साथियों, आज हर क्षेत्र में, हर मोर्चे पर भारत की बेटियां इतना शानदार काम कर रही हैं, तो स्वाभाविक है नीति निर्माण, राष्ट्र के भविष्य से जुड़े फैसलों में भी बहनों बेटियों की भूमिका और बढ़नी ही चाहिए। देश को आज इसकी बहुत जरूरत है। इसके लिए भी ईमानदारी से काम किया जा रहा है। देश की नई संसद बनाने के पीछे भी बहनों की भागीदारी का विचार एक बड़ा कारण था। नई संसद बनी तो पहला काम हमने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ही किया। 40 साल से बहनों का ये अधिकार अटका और लटका हुआ था। इसलिए हमने साल 2023 में संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाया। साथियों, कानून बनने के बाद उसे लागू किया जाना जरूरी होता है। अब ये जरूरी है ये कानून जल्द से जल्द लागू हो। इसलिए पिछले दिनों संसद में इसको लेकर चर्चा रखी गई थी। संविधान में संशोधन के लिए हम कानून लाए थे। ये संशोधन ऐसा था जिसके बाद ज्यादा संख्या में बहनें विधानसभा और संसद में पहुंच पाती। लेकिन साथियों, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके जैसी पार्टियों ने एक बार फिर देश की महिलाओं को धोखा दिया। ऐसे दलों ने 40 साल से महिला आरक्षण पर ब्रेक लगाया हुआ था। अब समाजवादी पार्टी ने फिर से इसे लाल झंडी दिखा दी है। साथियों,
असली बात यह है कि ये सारे परिवारवादी और तुष्टीकरण में डूबे दल नारी शक्ति से डरे हुए हैं। आप सभी से डरे हुए हैं। ये परिवारवादी दल देश की उन बेटियों को विधानसभा और संसद नहीं आने देना चाहते। जो कॉलेज कैंपस से लेकर पंचायतों, स्थानीय निकायों तक हर जगह अपने दम पर नेतृत्व दे रही है, ये जानते हैं कि अगर धरातल पर काम करने वाली बेटियां ऊपर आ गई तो इनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा, इनकी सत्ता पर सवाल खड़े हो जाएंगे। इसलिए ही जो परिवारवादी दल है, ये संसद में हुए विरोध में सबसे आगे रहे हैं। साथियों, मुझे संतोष है कि देश की बहनें, बेटियां इनकी इस कुटिल मंशा को पहचान गई है। आप देख रहे हैं, असम, केरलम, पुडुचेरी, बंगाल और तमिलनाडु में बहनों ने रिकॉर्ड मतदान किया है। महिला आरक्षण विरोधी दलों को अंदाजा नहीं है कि बहनों का ये वोट महिला विरोधी इन दलों को सजा देने के लिए हुआ है। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार का एक ही मंत्र है, नागरिक देवो भव। देश के नागरिकों की पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई, ये हमारी प्राथमिकता है। इसी भाव के साथ आज यहां काशी के विकास को भी विस्तार दिया गया है। गंगा जी पर सिग्नेचर ब्रिज बनने से पूर्वांचल की कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। साथियों, बीते एक दशक में काशी उत्तर और पूर्वी भारत का एक बड़ा आरोग्य हब बनकर उभरा है। 500 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल काशी के हेल्थ केयर इकोसिस्टम को और मजबूत करेगा। इसके अलावा 100 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी शिलान्यास किया गया। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा काशी में जुड़ेगी। साथियों, गंगा जी की साफ सफाई हो, घाटों के विकास से जुड़ा काम हो या शासन प्रशासन से जुड़े भवनों का निर्माण हो, हर हुआ और भवानीपुर में किसानों के लिए भंडारण सुविधाएं हो, वृद्धाश्रम हो, महिला छात्रावास हो, ये सब काशी के संवेदनशील विकास का ही प्रमाण है। इन कार्यों से बनारस के लोगों को ही सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। साथियों, काशी की विरासत, यहां की धरोहर को सशक्त करने का अभियान भी निरंतर चल रहा है। संत कबीर स्थली का विकास और नगवा स्थित संत रविदास पार्क का जीर्णोद्धार, ये हमारे इसी अभियान का हिस्सा है। साथियों, हमारी काशी अविनाशी है, ये अनवरत चलने वाला शहर है। इसी तरह विकास का अभियान भी निरंतर गतिमान है। मैं नारी शक्ति का वंदन करते हुए एक बार फिर हमें आशीर्वाद देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और विकास कार्यों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज का यह कार्यक्रम एक भाव है, व्रत है, वचन है, आपका हम महिलाओं के सम्मान की रक्षा का, सुरक्षा का, हमारे अधिकारों को प्रदान करने के संकल्प का। आपके इन्हीं संकल्पों की पुष्टि में एक बार पुनः दोहराती हूं कि हम सब तन मन धन से आपकी वंदना करते हैं,
आपका अभिनंदन करते हैं।